नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एमटीएस 2024 की, जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर के मंथ में होने वाला है। और इसी की प्रिपरेशन के लिए हमने लिए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो हम इस सेशन में सोल्व कराते हैं। पिछले एक सेशन में हमने 1 सितंबर 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में आए हुए क्वेश्चन पेपर को सोल्व कराया था। इसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि इस बचे हुए समय में अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज करना है, किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की। इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि 1 सितंबर 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैं बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से ऑप्शंस की हेल्प आपको मिल सकती है, अपनी वोकैबुलरी को किस तरह से रिवाइज करें, और कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट अगर आपके सामने आता है तो उसको 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए किन स्किल्स की आपको आवश्यकता होगी, किस तरह का आपका अप्रोच होना चाहिए, क्या आपका माइंड सेट होना चाहिए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन पेपर का पहला सेंटेंस, जो कि 1 सितंबर 2023 शिफ्ट 2 वाले क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। ये पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके सामने दिया है, क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ सकते हैं इस अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सीधे सीधे शब्द यहाँ पर नहीं लिखे होते, कुछ ऐसे शब्द लिखे होते हैं जो कि आपको अनफेमिलियर है, अननोन है। तो वो क्या लिखा हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, उसके लिए पूरा सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं। कई बार आपको इस तरह के वर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे, अंडरलाइन वर्ड्स आपको इस तरह के मिल जाएंगे जो आप जानते हैं, फेमिलियर हैं, तो उनको तो आप सीधे ही समझ सकते हैं। ही स्टडीज द सब्जेक्ट नोन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। देखिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को बोला जाता है एंटोमोलॉजी। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ एक कॉलेज में एक डिपार्टमेंट था जहाँ के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स इस तरह के कीड़े मकोड़े यानी कि इंसेक्ट्स को लेकर बैठे रहते थे। इस तरह से वो जो है इंसेक्ट्स की स्टडी करते रहते थे। तो इंसेक्ट्स की स्टडी को, ये इंसेक्ट्स होते हैं हमारे, इंसेक्ट्स की स्टडी को बोला जाता है एंटोमोलॉजी। उस डिपार्टमेंट का नाम एंटोमोलॉजी था। ठीक है, फिर एक वर्ड दिया है अल्केमी। देखिए, अल्केमी जो है एंशियंट टाइम की एक प्रोटो साइंस, प्रोटो साइंस मतलब अनडेवलप्ड साइंस कही जा सकती है। ये केमिस्ट्री का, जो आज केमिस्ट्री रिलेटेड साइंस हमारे सामने है, इस केमिस्ट्री का एंशियंट अनडेवलप्ड वर्जन कहा जा सकता है। एंशियंट टाइम में इंडिया, एशिया, यूरोप, इस यहाँ के जो लोग होते थे, या जो यहाँ के जिनको साइंटिस्ट कहा जा सकता है, वो जो लोग होते थे, वो साइंटिस्ट जो होते थे, वो किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। वो ऐसी दवाई ढूंढने की कोशिश करते थे जो सभी बीमारियों को सही कर सके। हालांकि इसका उनके पास कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं था, पर फिर भी वो कोशिश करते थे। तो इस तरह की साइंस जो कि किसी ठोस साइंटिफिक आधार पर नहीं थी, बट फिर भी वो कोशिश करते थे, इस तरह की अनडेवलप्ड साइंस को अल्केमी या हिंदी में कीमिया कहा जाता था। इसको हम अनडेवलप्ड साइंस या प्रोटो साइंस कह सकते हैं। बायोलॉजी का मतलब आप जानते हैं। एटिमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड। जब आप किसी वर्ड के ओरिजिन की स्टडी करते हैं कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, कहाँ इसको पहली बार इस्तेमाल किया गया था, तो उस स्टडी को कहते हैं एटिमोलॉजी। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आगे चल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, एक सेंटेंस आपको दिया गया है, इसमें एरर बतानी है कि किस पार्ट में एरर है। क्या लिखा है? हरीश टोल्ड। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई, जो कि डायट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है। पहला ऑब्जेक्ट ये हो गया, और इन द मॉर्निंग एक एडवर्ब फ्रेज लग गई, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। डैट कंजंक्शन के बाद जो लिखा है वो टोल्ड का दूसरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टोल्ड डायट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। डैट कंजंक्शन लगा दिया। अब गौरव सब्जेक्ट लगा है विल। अब देखिए, विल का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम प्रेजेंट के पॉइंट पर फ्यूचर के टाइम में किसी की विलिंगनेस या किसी एक्शन, किसी होने वाले एक्शन को रिफर करते हैं। अगर ये आपकी टाइम लाइन है और यहाँ पर आप किसी सेंटेंस को रिपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पर आपने इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया, यही टाइम प्रेजेंट का है, तो इस टाइम से अगर आगे के टाइम में आप किसी पर्सन की किसी एक्शन को करने की विलिंगनेस को रिफर कर रहे हैं, या इस पॉइंट से, इस प्रेजेंट के पॉइंट से आगे के समय में, जो कि फ्यूचर का समय है, इस प्रेजेंट के पॉइंट से आगे के समय में होने वाले किसी एक्शन को अगर आपने रिफर करना है तो आप विल लगाकर करते हैं। लेकिन पास्ट के किसी पॉइंट से आगे के समय में होने वाले किसी एक्शन को रिफर करने के लिए, या पास्ट के किसी पॉइंट से आगे के समय में
किसी पर्सन की किसी एक्शन को करने की विलिंगनेस को रेफर करने के लिए आप लगाते हैं वुड, जो कि विल का पास्ट इन्फ्लिक्शन, पास्ट फॉर्म कंसीडर की जा सकती है। तो यहाँ पर विल नहीं आएगा, वुड आएगा, मतलब इसी पार्ट में एरर है, डेट गौरव विल। ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। डिटेक्टिव सही है, एजेंट भी सही है, इंस्पेक्टेड भी सही है, क्राइम गलत लिखा हुआ है। क्राइम की स्पेलिंग ये होती है, सबको पता है, CRIME। तो ये हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन, बाकी सारे सही थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चल लेते हैं। देखिए, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं वो ज़्यादातर जो है प्रीवियस ईयर की ही दी जाती हैं। तो आप प्रीवियस ईयर की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स, अगर आपकी वोकैबुलरी सही है तो उसी वोकैबुलरी में से जो वोकैबुलरी आपने SSC के एग्जाम्स के लिए तैयार किया है, उसी वोकैबुलरी में से कोई आपको वर्ड दे दिया जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा टफ वर्ड नहीं दिया जाता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है something that you like, something that you like और good at। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा फील्ड जिसको आप लाइक करते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से उसे कर लेते हैं, वो आपका कप ऑफ टी होता है। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कप ऑफ टी का मतलब होता है, देखिए किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज को, किसी भी इडियम को जब आप डिक्शनरी में डालते हैं तो केवल उसका एक ही मीनिंग नहीं, अलग अलग डिक्शनरी में देखेंगे तो अलग अलग शब्दों के मीनिंग अलग अलग निकल के आते हैं। एक ही डिक्शनरी में आप एक वर्ड को डाल के देखेंगे तो 2-3 कंटेक्स्ट में उसके अलग अलग मीनिंग निकल के आते हैं। सबको पढ़ा करो, क्योंकि एक वर्ड को बहुत सारे कंटेक्स्ट में यूज किया जा सकता है। इस कंटेक्स्ट में उसका ये मीनिंग है, इस कंटेक्स्ट में उसका वैसा ही कोई दूसरा सिमिलर मीनिंग है, सिमिलर मीनिंग है लेकिन दूसरे शब्दों में लिखा है। एग्जामिनर आपको यहाँ भी कंफ्यूज कर सकता है। जैसे कप ऑफ टी का मतलब हो गया समथिंग दैट यू लाइक और गुड एट। कप ऑफ टी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एन एरिया ऑफ एक्टिविटी, एन एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑफ योर इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट की जो एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी में आप इंटरेस्ट होते हैं, उस एरिया को, उस एक्टिविटी को आप कप ऑफ टी कहते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाना चाहिए था? समथिंग वन लाइक्स और एक्सेल्स इन। एक्सेल्स का मतलब होता है, एक्सेल वर्ब होती है, एक्सेल्स ही बनता है एक्सीलेंट, एक्सीलेंसी। एक्सेल का मतलब हो गया टू बी गुड एट सम एक्टिविटी, सम एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में अच्छा होना, एक्सपर्ट होना। तो फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। 5वें पर चल लेते हैं। ये रहा 5वां क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, अंडरलाइन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन बताना है। क्या सेंटेंस लिखा हुआ है? इराक वाज गवर्न्ड बाय ऑटोक्रेसी व्हेन सद्दाम हुसैन वाज द प्रेसिडेंट। इराक की बात की गई है, सद्दाम हुसैन की बात की गई है। ऑटोक्रेसी को बताया गया है कि ऑटोक्रेसी का सब्स्टिट्यूट क्या है? वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर, द किंग एंड हिज ईयर, द वेल्थी क्लास, द कॉमन पीपल। देखिए, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक ऐसा गवर्नेंस, एक ऐसा गवर्नमेंट जहां पर कंट्रोल या पावर किसी एक पर्सन के हाथ में हो, एब्सोल्यूट पावर एक किसी एक पर्सन के हाथ में हो, उसको कहा जाता है ऑटोक्रेसी। तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। बाकी के ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? 4, 5। ठीक है, ऑटोक्रेसी का मतलब हो जाएगा वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर। बाकी के ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? द किंग एंड हिज हायर। देखिए, किंग, जहां पर किंग रूल करता है या उसके उत्तराधिकारी रूल करते हैं, उसे कहा जाता है मोनार्की, और इस किंग को कहा जाता है मोनार्क। ये सारा का सारा हेरिडिटरी होता है। पहले मैं राजा हूं, फिर मेरा बेटा राजा हो जाएगा, फिर उसका बेटा राजा हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है मोनार्की, मोनार्की। वेल्थी क्लास एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको कंट्रोल करता हो या जिसमें पावर हो वेल्थी क्लास के हाथ में, जो रिच है, जो फाइनेंशियल एलीट है, उनकी सरकार चल रही है, सरकार उनके हाथ में है, उसे कहा जाता है प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। कॉमन पीपल एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक ऐसा गवर्नेंस जिसमें कंट्रोल
या पावर लोगों के हाथ में हो, अल्टीमेट पावर लोगों के हाथ में हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको कहा जाता है डेमोक्रेसी। अब देखिए, इनके अलावा भी बहुत सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। मैं ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको बताते हुए चलता हूँ, जो है फटाफट हम इन चीज़ों को करेंगे ताकि आगे के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकें। यहाँ पर मैंने बहुत सारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लिखी हैं, जिसमें से बहुत सारी आपके एग्जाम्स में आ चुकी हैं और बहुत सारी आ सकती हैं। अनार्की, अनार्की एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसी अवस्था या स्टेट कही जा सकती है जिसमें कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी ना हो, absence ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी और लैक ऑफ एनी गवर्नमेंट, जहाँ कोई गवर्नमेंट ना हो, लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कॉम्प्रोमाइज करके आपसी तालमेल बिठाकर ही अपने काम चलाते हों, इसको कहा जाएगा अनार्की। बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अरिस्टोक्रेसी के सिंबल में देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक मुकुट दिख रहा है, और ये मुकुट जो है नोबल क्लास, एलीट क्लास पहनती है। इस तरह के मुकुट, इस तरह की टोपी नोबल, शाही लोग पहनते हैं, शाही दरबार के लोग। तो अरिस्टोक्रेसी एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को, एक ऐसे पॉलिटिकल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करती है जहाँ पर कोई नोबल लोग, एलीट लोग या कोई एक नोबल फैमिली, शाही लोग गवर्नमेंट को, पावर को कंट्रोल करते हैं। पूरी की पूरी सरकार उन्हीं की है, और जब वो जाएंगे तो उनके बच्चे जो उन्हीं के परिवार के हैं, उनके हाथ में कंट्रोल चला जाएगा। तो ये भी हेरिडिटरी होता है। अथॉरिटेरियनिज्म, देखिए अथॉरिटेरियनिज्म में एक पर्सन को दिखाया गया है और उसी को सुप्रीम दिखाया गया है। टोपी लगी है मिलिट्री वाली, मिलिट्री ऐसी, इसने यूनिफॉर्म पहनी है। तो अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट या कोई ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कंट्रोल किसी एक पर्सन के हाथ में हो। बाकी दूसरी पॉलिटिकल पावर्स भी कंट्री में है, लेकिन उन पॉलिटिकल पावर्स के हाथ में कमांड नहीं है, कंट्रोल नहीं है, बस वो है, कहने को है। एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा कंट्रोल चला गया किसी तरीके से, उसने खुद कर लिया, या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जहां कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के पास हो विद अदर मिनिमल पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पावर्स कंट्री में है, बट उनके पास कोई कमांड नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो वर्थलेस हो गई है, उस सिस्टम को अथॉरिटेरियनिज्म कहूंगा मैं। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी किसी ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को, ऐसे गवर्नेंस को कहा जा सकता है जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में हो। ब्यूरोक्रेट्स मतलब स्टेट ऑफिसर्स, स्टेट के अधिकारी, IAS, PCS, सेक्रेटरी साहब, DM साहब, इनके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर चली जाए। देखिए हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है डेमोक्रेसी, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होती है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में। हम जिन लोगों को चुनकर लोकसभा विधानसभा में भेजते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्हीं के डिसीजंस को स्टेट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कहा जा सकता है, एक ऐसा गवर्नेंस कहा जा सकता है जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ना हो, स्टेट ऑफिशियल्स ही डिसीजन लेते हो, डिसीजन मेकिंग पावर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में हो, उसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाएगा। कैपिटलिज्म के सिंबल पर अगर आप देखेंगे तो कैपिटलिज्म का सिंबल बना है पैसा। कैपिटलिज्म एक ऐसा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर कहा जा सकता है जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटली ओन हो। कोई प्राइवेट पर्सन कोई फैक्ट्री खोलकर कुछ भी बना सकता हो, उसको बेच सकता हो, कितना भी अमीर हो सकता हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट हो, आप कितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने पास रख सकते हैं। ये कैपिटलिज्म है। प्रॉफिट के आधार पर ये पूरी सोसाइटी चलती है। कॉलोनियलिज्म, देखिए कॉलोनियलिज्म की अगर हम बात करें तो कॉलोनियलिज्म के सिंबल पर आपको जहाज मिलेगा। कॉलोनी का मतलब क्या होता है? कॉलोनी का मतलब जब लोग किसी स्थान पर जाकर सेट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, उस स्थान को जहाँ पर वो अपना वर्चस्व जमा लेते हैं, उसे कॉलोनी कहा जाता है। आम आजकल की भाषा में जो है कॉलोनी का मीनिंग थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मीनिंग वैसा ही है। लोग जो है गांव देहात से उठकर शहर में आ जाते हैं, एक कॉलोनी में रहने लगते हैं। तो कॉलोनी कहा जाता है जहां पर सेटलमेंट हो जाए बाद में, बाद के आए हुए लोगों का। तो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम,
या एक ऐसा स्ट्रक्चर, ये एक ऐसा एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर जहां पर बाहर से आए हुए लोग किसी टेरिटरी को, उसके सोशो इकोनॉमिक सिस्टम को, उसके पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर लें, उसको एक्सप्लॉइट करने लगे, उसको, उस स्ट्रक्चर को, उस स्टेट को, उस अवस्था को कहा जाएगा कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म ये यूरोपियन जहाज है, कोई अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, सेट हो गए, साहब हमको व्यापार करना है, और फिर जो है धीरे धीरे अपना पॉलिटिकल पावर बढ़ाया, अपना सोशो इकोनॉमिक पावर बढ़ाया, कंट्रोल कर लिया टेरिटरी को। ये हो गया कॉलोनियलिज्म। इसके बाद आता है कम्युनिज्म। देखिए ये कार्ल मार्क्स को बनाया हुआ है, हालांकि कार्ल मार्क्स जो है इससे बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते थे, लंबे घने बाल, अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे सोशल साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे आइडियोलॉजिस्ट थे। कम्युनिज्म बना है वर्ड कम्यून से, कम्यून का मतलब है कॉमन, कम्यून से ही बना है कम्युनिटी, तो कम्यून का मतलब है कॉमन। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सोशो इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें जो भी चीज़ हो वो सबकी हो, मतलब कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कोई मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई फैक्ट्री जहाँ पर सामान बन रहे हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं से तो इनकम जाती है। किसी नेशन की मेन इनकम क्या होती है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कोई चीज़ बेचना, कोई चीज़ बनाना, या उन चीज़ों पर टैक्स लगाना। तो ये सब जो हो किसी एक व्यक्ति का ना हो सकता हो, किसी सरकार का भी ना हो सकता हो, ये सब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, जो भी देश का हो, वो सभी लोगों का हो, कॉमनली शेयर्ड हो, कॉमनली ओन हो, पूरी कम्युनिटी उसको ओन करती हो। यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, कोई पर्सन अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता है, रख भी सकता है तो बहुत कम, जितने की ज़रूरत हो उतनी बस। जो भी कुछ होता है पूरी कम्युनिटी का होता है। एक ऐसा सिस्टम। कन्फेडरेसी, कन्फेडरेसी का रूट वर्ड है कन, कन का मतलब है यूनियन। कन्फेडरेसी एक ऐसे सिस्टम को, एक ऐसी स्ट्रक्चर को कहा जा सकता है जहां पर बहुत सारे नेशन स्टेट्स अपने कॉमन इंटरेस्ट की वजह से आकर यूनियन में मिल जाते हैं, आकर एक हो जाते हैं, यूनियन बना लेते हैं। उस यूनियन को, जिसमें बहुत सारे नेशन स्टेट कॉमन इंटरेस्ट की वजह से आ गए हों, आप कहेंगे कन्फेडरेसी। फिर उसके बाद एक वर्ड लिखा है कॉरपोरेटोक्रेसी। कॉरपोरेटोक्रेसी का मतलब हो गया कॉरपोरेट से, कॉरपोरेटोक्रेसी, कॉरपोरेट वर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बनी हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों को, कॉरपोरेशंस को दिखाती है। तो कॉरपोरेटोक्रेसी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल या पावर होती है कॉरपोरेशंस के हाथ में, कंपनीज के हाथ में, ठीक है। वही कॉरपोरेशन सरकार को भी चलाती हैं, वही अर्थव्यवस्था को भी चला रही हैं। डेमोक्रेसी पर बना हुआ है बैलेट, जो कि आप वोट डालने जाते हैं, ये बैलेट और ये रहा आपका वोट। डेमोक्रेसी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल आर्किटेक्चर है जहाँ पर गवर्नमेंट या कंट्रोल अल्टीमेटली लोगों के हाथ में हो, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। इनडायरेक्टली मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हो, जैसे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हम तो पार्लियामेंट में जाकर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन हमने जिसको इलेक्ट किया है, हमने जिसको वोट दिया है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, वो पार्लियामेंट में या विधानसभा में बैठकर, लोकसभा में, विधानसभा में बैठकर हमारे इंटरेस्ट को, हमारी बातों को रखता है, तो हम उसके थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये होती है डेमोक्रेसी। फासिज्म, फासिज्म भी एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या गवर्नमेंट कही जा सकती है जिसमें किसी एक ही पार्टी के या किसी एक ही व्यक्ति के पास कंट्रोल चला जाए, और ये भी डिक्टेटरशिप का ही पार्ट है। ये जो पर्सन होता है, ये भी एक तरह का डिक्टेटर ही होता है। और भी बहुत सारे इसके जो है, फासिज्म आया है मेरे ख्याल से इटली के आसपास का क्षेत्र, इसका ओरिजिन कहा जा सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं है। फासिज्म का ओरिजिन कहाँ पर है ये समझ लेना। उसके बाद हालांकि ये एक डिक्टेटोरियल टाइप का सिस्टम होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति आकर, जैसे हिटलर ने क्या किया था, फासिज्म का एक दूसरा रूप है नाजिज्म, ठीक है। हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने पूरे कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए थे, बाकी जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया था, अपोजिशन को हटा दिया था और लोगों को सप्रेस किया था। तो उसी तरह का ये फासिज्म है।
फेडरलिज्म, देखिए फेडरलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक ऐसा गवर्नमेंट अरेंजमेंट है जिसमें बहुत सारे स्टेट्स पावर को शेयर करते हैं। जैसे अमेरिका एक फेडरल नेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या कहा जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि वो स्टेट जो यूनाइटेड हो गए, ये वो एक फेडरल अरेंजमेंट है। इस फेडरल अरेंजमेंट में बहुत सारे स्टेट कुछ कंट्रोल को शेयर कर लेते हैं और कुछ कंट्रोल चला जाता है नेशनल गवर्नमेंट के पास। जैसे कि इंडिया में कुछ डिसीजन मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होती है और कुछ डिसीजन मेकिंग पावर स्टेट्स की गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो एक ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर पावर को नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर कर दिया जाता है, उसको फेडरलिज्म कहा जा सकता है। हालांकि इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं है, लेकिन इंडिया की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो फेडरल है। बाय कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद आ गया फ्यूडलिज्म। देखिए फ्यूडलिज्म एक मेडिवल यूरोपियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था जिसमें जो किंग थे, जो क्वीन थी, वो जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा लॉर्ड्स को, जमींदारों को दे देते थे। वो जमींदार आम जनता से खेती कराते थे और इसके बदले में वो लॉर्ड्स, जमींदार किंग और क्वीन को देते थे मिलिट्री सपोर्ट और टैक्स के रूप में कुछ पैसा, या जो भी वो उस समय पर चलता हो। ये सिस्टम फ्यूडलिज्म था। जीनियोक्रेसी, जीनियोक्रेसी बना है जीनियस से। जीनियोक्रेसी एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या ऐसी थ्योरेटिकल पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर किसी जीनियस के हाथ में पॉलिटिकल कंट्रोल हो, यानी कि चुना जाता हो कि देश में सबसे बड़ा जीनियस कौन है, उसको पॉलिटिकल कंट्रोल दे दिया जाता हो, जो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हो, ठीक है, उसके हाथ में कंट्रोल चला जाए। हालांकि ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं है कि कोई ऐसा जीनियस उठ के आया हो और लोगों ने पॉलिटिकल कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया हो कि लो आप जीनियस हो, आप इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हो, इंटेलेक्चुअली गॉड गिफ्टेड हो, आप जो है रूल करो। बट ये एक आइडियोलॉजी है। इंपीरियलिज्म देखेंगे आप, इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म पर दोनों पे जहाज बने हुए हैं। इंपीरियलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या ऐसी पॉलिसीज या ऐसे सिचुएशन जहां पर कोई एक नेशन दूसरे नेशन को कंट्रोल करने लगता है। कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म में डिफरेंस ये है कि कॉलोनियलिज्म में जो कंट्रोल होता है वो सेटलर्स करते हैं, कॉलोनिस्ट करते हैं, वो करते हैं फिजिकली उस नेशन की टेरिटरी में जाकर। जैसे अंग्रेज यहाँ आए, फ्रांसीसी यहाँ आए, या अमेरिका में गए, या अफ्रीका में गए। लेकिन इंपीरियलिज्म में जाने की जरूरत नहीं है। कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म का ही हिस्सा है, लेकिन इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म का अम्ब्रेला टर्म कह सकते हैं, उससे भी बड़ा है। इंपीरियलिज्म में आपको किसी देश में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही देश से उस देश को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप पॉलिसीज ऐसी बनाते हैं, आप उसके साथ बिजनेस इस तरीके से करते हैं, आप रूल रेगुलेशन इस तरह से तैयार करते हैं, आप सिचुएशन इस तरह की क्रिएट करते हैं कि वो नेशन, उसकी पॉलिटिकल अथॉरिटी आपके कंट्रोल में आ जाए। इसको कहेंगे इंपीरियलिज्म। क्लेप्टोक्रेसी, देखिए क्लेप्टोक्रेसी का रूट वर्ड है क्लेप्टो। क्लेप्टोमेनिया वर्ड सुना होगा आपने। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चीजों को चुराने की बीमारी, ठीक है, वो मेंटल प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप चीजों को चुराने लगते हैं, क्लेप्टोमेनियाक। क्लेप्टोमेनियाक एक ऐसा पर्सन कहा जा सकता है जिसको चुराने की बीमारी लगी हो। तो क्लेप्टोक्रेसी एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को कहा जाएगा जो पॉलिटिकल करप्ट लीडर चलाते हों। जिस सिस्टम को पॉलिटिकल करप्ट लीडर चलाते हों उसको क्लेप्टोक्रेसी कहा जाएगा। मेरिटोक्रेसी, मेरिट का मतलब होता है रैंक, आपका स्टेटस, आपका टैलेंट। तो मेरिटोक्रेसी एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट, आर्किटेक्चर जिसमें जितनी रैंक हो, जिसकी जितना टैलेंट हो, उसको उतना जो है कंट्रोल दे दिया जाए। आपके अंदर टैलेंट है, आप आ जाइए, आप करिए, इसको कहा जाएगा मेरिटोक्रेसी। मोनार्की अभी मैंने आपको बताया था, जहाँ पर एक किंग हो सकता है या क्वीन हो सकती है जो कि रूल करता है, उसके अपने कुछ भाई बहनों को मंत्री बना देता है और पूरी जो है
कंट्रोल, उसके गवर्नमेंट का कंट्रोल उसके हाथ में होता है, फिर उसका कंट्रोल हटेगा तो उसके बेटे का कंट्रोल आ जाएगा, इसी तरह से चलता रहता है। इसको मोनार्क कहा जाता है और सिस्टम को मोनार्की। ओलिगार्की, ओलिगार्की एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम कहा जा सकता है जिसमें कुछ लोग, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जिसमें कुछ लोग गवर्नमेंट को चलाते हो, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल, कमांड या पावर कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में हो, उसको कहेंगे ओलिगार्की। प्लूटोक्रेसी में देखिए टोपी वाले लोग बने हैं और बहुत सारे नोट और सिक्के सोने के चांदी के बिखरे पड़े हैं। प्लूटोक्रेसी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसको रिच चलाते हो, जिसको फाइनेंशियल एलीट चलाते हो, जिनके पास बहुत पैसा है, वो उस गवर्नमेंट को चलाते हो, प्लूटोक्रेसी। रिपब्लिकनिज्म एक ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को या एक ऐसे अरेंजमेंट को, सिस्टम को कहा जा सकता है जिसमें जो सोवरेनिटी हो, जो अल्टीमेट पावर हो, वो पब्लिक के हाथ में हो। जो नेशन है, जो देश है, वो किसका है? पब्लिक का है। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो पब्लिक के द्वारा लिया जाएगा। रिपब्लिकनिज्म। सोशलिज्म एक ऐसी सोशो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी जहां पर कुछ भी आप प्राइवेटली ऑन नहीं कर सकते, जो है सोसाइटी का है। सोशलिज्म बना है सोशल से। हालांकि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन बहुत सारी डिफरेंसेस भी हैं। कम्युनिज्म में किसी गवर्नमेंट की बात नहीं की जाती है। कम्युनिज्म में बोला जाता है कि कोई गवर्नमेंट नहीं होगी। सोशलिज्म में गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी, ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो जो है पब्लिक के हों, वो सोसाइटी से बिलोंग करें। ठीक है, सारी चीज़ें जो है सोसाइटी, सोशल वेलफेयर पर इसमें ध्यान दिया जाता है। टेक्नोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी एक ऐसे पॉलिटिकल अरेंजमेंट को, एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को कहा जाएगा जिसको टेक्नोक्रेट चलाते हो, टैक्स सेवी पर्सन चलाते हो, जो जिस साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड में आगे है, एडवांस है, उसी के हाथ में कंट्रोल दे दो। ये पर्सन है, ये कंप्यूटर अच्छे से चलाते हैं, इनको ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दे दो। ये पर्सन है, ये फाइनेंस का काम बहुत अच्छे से जानते हैं, इन्हें फाइनेंशियल मिनिस्टर बना दो। ये पर्सन है, ये राजमिस्त्री बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे सिविल इंजीनियर हैं, इनको रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दे दो। इस तरह की सिचुएशन को कहा जाएगा टेक्नोक्रेसी। थियोक्रेसी, देखिए थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब होता है रिलीजियस। ठीक है, थियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ रिलीजन। थियोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं जो रिलीजन को स्टडी करते हैं। तो थियोक्रेसी एक ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट जिसमें जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल या पावर रिलीजियस अथॉरिटीज़ के हाथ में होती है। देखिए क्या बना हुआ है, चर्च बना हुआ है यहाँ पर। तो कोई रिलीजियस अथॉरिटी हो सकती है, कोई प्रीस्ट हो सकता है, कोई पोप हो सकता है, कोई पंडित हो सकता है, कोई मौलवी हो सकता है, जिसके हाथ में कंट्रोल हो। एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उस सिस्टम को थियोक्रेसी कहा जाएगा। अब ये बातें जो मैंने आपको समझाई हैं, ये मैंने अपनी देसी भाषा में समझा दी। इन्हीं को मैंने कम से कम शब्दों में लिखकर जो है यहाँ पर आपको दिया है, ताकि आप जो है नोट्स वगैरह बना सके। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें, आपको एग्जाम में ये काम आएंगी। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका लें, फिर ये हो गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये आखिरी है। एक और होता है ट्राइबलिज्म। ट्राइबलिज्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जहाँ पे ट्राइब रूल करते हैं, एथनिक ग्रुप रूल करते हैं। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आगे बात कर लेते हैं। अवर्स इज हाउस ऑफ ऑल द हाउस इन आवर एरिया। तो हमारे जो घर की बात की जा रही है वो सारे घर से बात की जा रही है। तो कौन सी डिग्री आनी चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। द बिगेस्ट हाउस, यहाँ हो जाएगा द बिगेस्ट हाउस। आवर्स जो है प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, इज लग गई लिंकिंग वर्ब, उसके बाद आ गया कॉम्प्लीमेंट, सुपरलेटिव डिग्री लगाई क्योंकि हमारे वाले हाउस की कंपैरिजन सारे घर से हो रही है। जब सबसे कंपैरिजन हो तो सुपरलेटिव डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 पर चल लेते हैं। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है। टेस्टिमोनियल होता है, टेस्टोमोनियल नहीं होता। सही वर्ड होता है टेस्टिमोनियल। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, सब ब्लू ब्लू हो रहा है। सही वर्ड होता है टेस्टिमोनियल, TES,
TESTIMONIAL। टेस्टिमोनियल का मतलब होता है अ स्टेटमेंट अबाउट द क्वालिटी और प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समवन और समथिंग। एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपने किसी क्वालिटी पर दिया हो, किसी के कैरेक्टर पर आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो आपने क्या है, आपके उस स्टेटमेंट को टेस्टिमनी या टेस्टिमोनियल कहा जाएगा। टेस्टिमोनियल अ स्टेटमेंट अबाउट द क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ समवन और समथिंग, ऑफ समवन और समथिंग। ठीक है। बैलेड, बैलेड का मतलब होता है एक ऐसा सॉन्ग, एक ऐसा पोयम जिसके द्वारा कोई स्टोरी बताई जाए। अ पोयम एंड अ सॉन्ग दैट टेल्स ए स्टोरी। अ सॉन्ग एंड अ पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी, या किसी स्टोरी को गाकर सुनाने की जो फॉर्म होती है उसको बैलेड कहते हैं। रैम्पेंट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है ग्रोइंग क्विकली एंड इन अनकंट्रोल्ड वे। कोई चीज अगर बहुत तेजी से बढ़ रही है अनकंट्रोल्ड वे में, तो आप उसको कह सकते हैं रैम्पेंट ग्रोथ। अगर आप लिखते हैं रैम्पेंट करप्शन, तो आप कह रहे हैं कि करप्शन जो है रैम्पेंट नेचर का है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कंट्रोल भी नहीं हो रहा। रैम्पेंट का मतलब है ग्रोइंग क्विकली एंड इन अनकंट्रोल्ड वे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चल लेते हैं। बेनिफिशियरी का मतलब वो जो बेनिफिट्स लेता हो, जिसको बेनिफिट्स मिलते हो किसी पॉलिसी के, किसी स्कीम के। क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन इडियम का एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। द काउंसिल प्रेसिडेंट इज नोन टू प्ले डेविल्स एडवोकेट ऑफन। देखिए, डेविल्स एडवोकेट उस पर्सन को कहा जाता है जो सिर्फ इसलिए आर्ग्यू करता है क्योंकि उसको आर्ग्यू करना है, उसको आर्ग्यू करने में मजा आ रहा है। तो टू प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब हो जाता है टू आर्ग्यू या टू एडवोकेट एन अनपॉपुलर और अपोजिंग व्यू फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। किसी अनपॉपुलर व्यू को, किसी अनपॉपुलर बात को जो कि सही नहीं है, ज़्यादातर लोग उसको गलत कहते हैं, उसको भी आप सही कह रहे हो, एडवोकेट कर रहे हो, उसके सपोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हो, क्योंकि आपको आर्ग्यूमेंट करना है, केवल आपको आर्ग्यूमेंट करना है और कोई रीज़न नहीं है। इसको कहा जाता है टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ये हो गया आपका A2A का, R2A का थर्ड। 9 पर चल लेते हैं। ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट का हमें मीनिंग बताना है। हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड, पूरा क्वेश्चन, पूरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ेंगे। व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द गिटार, जिम ऑलवेज हिट्स द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है टू डू और से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट। कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा कह देना जो कि एग्जैक्टली राइट हो, बिल्कुल सही हो। टू डू और से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब ये गलत है। 10 क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। राइम, राइम का मतलब होता है अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड। जैसे मैंने ये इमेज आपके सामने लगा रखी है, इसमें देखेंगे आप क्या है वर्ड, जग, रग, टग, बग, हग। तो ये क्या है, एक जैसे सिमिलर साउंड का रिपीटेशन है, तो इनको हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो राइम का मतलब है एक जैसे साउंड को रिपीट करना, या इस रिपीटेशन को हम कहते हैं राइम। तो ये तो स्पेलिंग सही लिखी है। रिलेवेंट का मतलब होता है रिलेटेड टू या कनेक्टेड टू समथिंग, रिलेटेड टू और कनेक्टेड टू समथिंग, कनेक्टेड टू समथिंग। सक्सेसफुल की स्पेलिंग गलत दी है, रिलेवेंट की स्पेलिंग भी सही है। सक्सेसफुल की सही स्पेलिंग होती है SUCCESSFUL।
क्यू, क्यू ही बोलते हैं इसको एक्चुअली में, क्यू तो अलग हो गया, क्यू ही बोलते हैं इसको। क्यू का मतलब हो गया वो लाइन या वो सीक्वेंस जो लोग लगा लेते हैं, ठीक है। क्यू का मतलब मैं यहां पर लिखा देता हूं, a line or sequence of people और व्हीकल्स, लोगों की या व्हीकल्स की लाइन को या सीक्वेंस को हम कह देते हैं क्यू। जब आप मॉल में जाते हैं तो आप इस तरह की लाइन लगा लेते हैं, बैंक के एटीएम के सामने लगी मिलेगी आपको, बैंकों में लगी मिलेगी, बहुत जगह लगी मिलेगी, इसी को क्यू कहा जाता है। इसकी स्पेलिंग भी सही लिखी थी। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अंडरलाइन इडियम ऑन थिन आइस, द कंपनी वाज ऑन थिन आइस। देखिए ये इडियम कहाँ से आया होगा, इसके लिए ना मैं ये इमेज दिखाता हूँ आपको। जिन देशों में बर्फ जम जाती है, पानी के ऊपर बर्फ जमी हुई है, अब ये लड़की यहाँ पर खड़ी हुई है, स्केटिंग कर रही है। अगर ये आइस थिन है, इसकी सरफेस अगर थिन है तो ये कमजोर है, ये टूट सकती है, और अगर टूट सकती है तो ये लड़की जा सकती है इस बर्फ के नीचे, मतलब इस पानी में जो कि बहुत ठंडा है। ये यहाँ पर डूब भी सकती है, ठंड की वजह से मर भी सकती है। तो ऑन थिन आइस का मतलब क्या है, डेंजर में होना। तो ऑन थिन आइस यहीं से जो है इडियम निकल के आता है। ऑन थिन आइस का मतलब हो जाता है इन ए डेंजरस और रिस्की सिचुएशन। अगर आप कह रहे हैं तो कंपनी वाज ऑन थिन आइस, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि कंपनी डेंजरस सिचुएशन में, रिस्की सिचुएशन में है। बहुत जगह पर जहां थिन आइस होती है, इस तरह के जो है नोटिफाइंग बोर्ड लगा दिए जाते हैं, डेंजर, थिन आइस, कीप ऑफ। कीप ऑफ मतलब दूर रहो, अलग रहो, ठीक है, यहां मत जाओ, इस आइस पर मत चलो, थिन आइस है। तो ये आपका जो इडियम दिया हुआ है सेंटेंस में, द कंपनी वाज ऑन थिन आइस, क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, इन अ प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन। प्रिकेरियस का मतलब होता है डेंजरस। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 11वें का 4, 12वें पर चल लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, ग्रामेटिकल एरर हमें बतानी है। सेंटेंस लिखा हुआ है, सी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्ट इम्प्रेसिंग एवरीवन। सी हो गया यहाँ पर प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। परफॉर्म यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है पास्ट इंडेफिनिट। ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, द डांस रूटीन। रूटीन नाउन हो गया, और वो किस चीज़ का रूटीन था उसको बताने के लिए डांस इसके लिए मॉडिफायर के रूप में आया, तो ये एडजेक्टिव हो गया। आर्टिकल लग गया, एक स्पेसिफिक डांस रूटीन की बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा ट्रांजिटिव वर्ब परफॉर्म का ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए परफेक्ट जो लगा है ना, यहाँ पर एडजेक्टिव लगा है। परफेक्ट एडजेक्टिव के पार्ट ऑफ स्पीच में होता है, और एडजेक्टिव का फंक्शन होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। अब इसके बाद तो कोई नाउन लिखा नहीं है जिसको मॉडिफाई करने के लिए आ सके। भाई आप लिखते परफेक्ट डांस, समझ में आती बात, डांस नाउन है, परफेक्ट इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। आप लिखते परफेक्ट एग्जाम्पल, समझ में आती बात, एग्जाम्पल नाउन हो गया, परफेक्ट एडजेक्टिव हो गया। मतलब एडजेक्टिव यहाँ पर लगा है, सिंटैक्टिकली गलत लगा है, वो यहाँ किसी भी फंक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। वो कोई नाउन प्रोनाउन है ही नहीं सिचुएशन, यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में कोई स्ट्रक्चर में कोई नाउन प्रोनाउन है ही नहीं जिसको मॉडिफाई कर सके, तो यहाँ पर परफेक्ट लगना ही नहीं है। एक्चुअली स्ट्रक्चर के हिसाब से, सेंटेंस की डिमांड के हिसाब से यहाँ लग सकता था परफेक्टली, जो कि है एक एडवर्ब ऑफ मैनर। अब ये एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं किसी वर्ब का, किसी एक्शन का मैनर बताने के लिए। कोई भी एक्शन जब होता है या किया जाता है उसका एक ढंग होता है, उस ढंग को, उस मैनर को बताने के लिए एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं। परफेक्टली यहाँ पर बता रहा है इस परफॉर्म के मैनर को, कि कैसे परफॉर्म किया गया, परफेक्टली, परफेक्ट मैनर में परफॉर्म किया गया। अब ये इम्प्रेसिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव का काम कर रही है। इम्प्रेसिंग सी के लिए एडजेक्टिव का काम कर रही है, और इम्प्रेसिव चूंकि खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसने अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। नॉन फाइनाइट वर्ब भी तो है, नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वर्ब की तरह काम करेगी, तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसने अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। तो कहाँ पर थी गलती, इस वाले पार्ट में गलती थी। परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्टली हमें लगाना पड़ेगा। 12वें का दूसरा ऑप्शन सही करते हैं आप।
ये मैंने समझाया आपको तो इतनी देर लग गई मुझे। अगर एक स्टूडेंट की तरह मैं या आप इसको करें तो एकदम देखते ही समझ जाएंगे। परफेक्ट तो एडजेक्टिव है, यहाँ इसका काम ही नहीं, हटाओ इसको। बहुत तेजी से हो जाता है। 13वां, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको दिया हुआ है। विद ऑल दियर लिटिल कंफर्ट्स डिस्ट्रॉयड द सर्वाइवर्स वर थ्रोन स्टिल फर्दर बैक इनटू बारबारिज्म। विद यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गई, ऑल दियर लिटिल कंफर्ट्स डिस्ट्रॉय, ऑल डिटर्मिनर लग गया, दियर डिटर्मिनर है, लिटिल कंफर्ट्स, कंफर्ट्स नाउन हो गया, लिटिल इसके लिए एक दूसरा डिटर्मिनर लग गया, इसकी अमाउंट बताने के लिए कंफर्ट की, और दियर लग गया इसकी पोजेशन बताने के लिए, ये एक डिटर्मिनर है, ऑल भी एक डिटर्मिनर ही है। डिस्ट्रॉयड लग गया यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव हो रही है कंफर्ट नाउन के लिए, पास्ट पार्टिसिपल। कोमा लग गया, चूंकि एक प्रीपोजिशन फ्रेज अलग कर दिया हमने। सर्वाइवर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर थ्रोन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टिल एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ये भी सही है। फार्दर यहाँ पर गलत लगा हुआ है। देखिए फर्दर और फार्दर के डिफरेंस को मैं पहले वीडियो में समझा चुका हूं, दोबारा आपको समझा देता हूं। बैक, फार्दर बैक इनटू बारबारिज्म। बारबारिज्म का मतलब होता है, बारबारिज्म का मतलब होता है एक्सट्रीम क्रूएलिटी, एक्सट्रीम क्रूएलिटी और ब्रूटैलिटी। या बार्बरिज्म का मतलब हो सकता है अब्सेंस ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अगर मैं बार्बरिज्म को गूगल पर डालता हूं तो मेरे सामने कुछ इस तरह की इमेज आती है। ये लोग जो एक दूसरे से मारकाट कर रहे हैं बिना किसी अच्छे रीज़न के, कोई रीज़न हो भी सकता है, लेकिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मारकाट ये कर रहे हैं। इस स्टेट को, इस अवस्था को या इस बिहेवियर को, इस सिचुएशन को, इस बिहेवियर को कहा जाता है बार्बारिज्म। एक्सट्रीम क्रूएलिटी, एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी, लैक ऑफ सिविलाइजेशन, कोई कल्चर ना हो, कोई सिविलाइजेशन ना हो, ठीक है, इस तरह की सोसाइटी को बार्बरिक सोसाइटी कहा जाएगा। वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पर। तो क्या लिखा है, स्टिल फार्दर बैक इनटू बार्बरिज्म। देखिए फार्दर और फर्दर के बीच का डिफरेंस अगर आप जानने की कोशिश करें तो ये तो वर्ड है ना फार्दर, ये रिफर करता है एक मोर डिस्टेंट पॉइंट को, एक ऐसे पॉइंट को जो कि दूर हो। मतलब ये अगर आप हैं, ये अगर आपका घर है और यहाँ आपका बस स्टैंड है और यहाँ आपका रेलवे स्टेशन है, तो आप क्या कहेंगे, रेलवे स्टेशन इज फार्दर देन द बस स्टैंड। ठीक है, तो ये फिजिकल डिस्टेंस को रिफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो वर्ड फर्दर है, यहाँ पर लिख देता हूं, फिजिकल डिस्टेंस को रिफर करने के लिए, जबकि जो वर्ड फर्दर है वो मेटाफोरिकल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। वो फिजिकली दूर होने को या स्पेस में दूर होने को नहीं, बल्कि किसी स्कोप में या किसी अमाउंट में या किसी टाइम में दूर होने की बात करता है। फर्दर मेटाफोरिकल सेंस में यूज किया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेटाफोरिकल सेंस। अभी मैं सेंटेंस से आपको लिखकर समझाऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मेटाफोरिकल सेंस में। जैसे मैंने लिखा वी विल डिस्कस इट फर्दर, तो जितना डिस्कशन हमने कर लिया, हमने इतना डिस्कशन कर लिया या हमने 2 घंटे तक डिस्कशन किया, अभी काम नहीं बना, अभी इसको और डिस्कस करेंगे। तो फर्दर एक तरीके से एडिशनल या मोर के मीनिंग को रिफर करता हुआ दिखाई पड़ता है। फर्दर यहाँ पर एडिशनल, यहाँ पर तो मोर के मीनिंग को रिफर करता हुआ दिखाई पड़ता है, या किसी सेंटेंस में किसी सिचुएशन में एडिशनल के मीनिंग को भी रिफर कर देता है। तो ये भी डिस्टेंस को रिफर करता है, लेकिन ये किसी फिजिकल डिस्टेंस को, ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर और आगे को रिफर कर रहा है, ये स्कोप को रिफर करता है। मेटाफोरिकल सेंस में इसको यूज करता है फर्दर को। तो यहाँ पर फार्दर नहीं फर्दर हो जाना था। तो क्योंकि हम बार्बरिज्म में जाने की बात कर रहे हैं, बार्बरिज्म क्या है, एक बिहेवियर है, ठीक है, बिहेवियर या उसको स्टेट कहा जा सकता है, एक अवस्था कहा जा सकता है। तो इस अवस्था में जाने की बात कर रहे हैं, बैक इनटू बार्बरिज्म। तो ऐसा तो है नहीं कि 5 किलोमीटर ज़्यादा चल लेंगे तो बार्बरिज्म में पहुंच जाएंगे। फर्दर लगाया जाना चाहिए, मेटाफोरिकल सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंस को यहाँ पर रिफर नहीं कर रहे।
क्या आ जाएगा, स्टिल फर्दर बैक इनटू बार्बरिज्म, दूसरा ऑप्शन। यहाँ पर फर्दर तो लगाया लेकिन फोर कर दिया। फोर लगाया जाता है प्रीपोजिशन के रूप में पर्पस को रिफर करने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा पर्पस है बार्बरिज्म। इनटू लगाया जाता है जब हम किसी स्टेट में एंटर की बात करते हैं, ठीक है। इनटू प्रीपोजिशन जब हम किसी अवस्था में एंटर होने की बात करते हैं, किसी अवस्था में जा रहे हैं, इस अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहे हैं, तो इनटू लगाया जाता है। ये हो गया आपका 13वें का दूसरा ऑप्शन। 13वें का मतलब दूसरा सही है। ये है 14। क्या लिखा हुआ है, एरर बतानी है। परहैप्स माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। देखिए परहैप्स एक एडवर्ब होता है जो अनसर्टेनिटी के लिए या पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको उस इंफॉर्मेशन से पहले लिखा जाना चाहिए जिस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अनसर्टेनिटी या पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये जो भी एक्शन है, ये जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, इसी इंफॉर्मेशन को जो है हम पॉसिबल इंफॉर्मेशन की तरह रिफर कर रहे हैं, तो हमने परहैप्स को शुरू में लगा दिया। माई फैमिली हमारा नाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट है, विजिट हमारी मेन वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया द ताजमहल। नेक्स्ट मंथ फ्यूचर का सिनेरियो है, फ्यूचर का रेफरेंस है तो क्या आ जाना चाहिए, विल विजिट आ जाना चाहिए। अब विल विजिट, ठीक है, विल विजिट आना चाहिए, तो इसी ऑप्शन में गलती है। देखो विजिट कहाँ आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में विजिट आ रहा है, तो इस वाले को क्लिक कर देना था। आगे चल लेते हैं, यह है 15वां। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर बतानी है, सेंटेंस को पढ़ें, सिंटैक्टिकली एनालाइज करें। इन अमेरिका यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस शुरू में लगा दिया गया। देखिए प्रीपोजिशन फ्रेज से सेंटेंस स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा आर्टिस्टिक कंटेक्स्ट होता है लेकिन सही है। प्रीपोजिशन और उस प्रीपोजिशन के बाद लिखा उसका ऑब्जेक्ट, यानी कि एडवर्ब प्लेस शुरू में लगा दिया। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट यहाँ पर प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन इसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। मोस्ट ऑफ द पीपल यानी कि ये मोस्ट क्या है, सब्जेक्ट है। कैन होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि एबिलिटी को रिफर करने के लिए, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लगाते हैं। मोस्ट की हमने एबिलिटी बताई है। स्पीक यहाँ पर ट्रांजिटिवली यूज हो गई, स्पीक ट्रांजिटिवली यूज हुई है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्या है इसका ऑब्जेक्ट, क्या स्पीक करने की बात हो रही है, इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है, लैंग्वेज का नाम है तो किसी का नाम है तो क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन हो गया। अगर प्रॉपर नाउन हो गया तो प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। एक लेक्चर में मैंने आधे घंटे तक समझाया था कि इंग्लिश वर्ड के बाद कब आर्टिकल लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते। प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल लगेगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर नाउन तो किसी का नेम है, किसी स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन, थिंग का अगर नेम है तो उससे पहले द आर्टिकल लगेगा ही। लेकिन इंग्लिश अगर किसी पर्सन को रिफर करे जो इंग्लैंड में रहता हो, और कोई वो एक पर्सन हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, बहुत सारे सभी लोगों को रिफर करे, तो इस कंटेक्स्ट में मैंने इंग्लिश को जो है 20-25 मिनट तक, आधे घंटे तक समझाया था। जो स्टूडेंट मेरे लेक्चर सीक्वेंस में देख रहे हैं उन्हें बहुत फायदा होने वाला है। कैन स्पीक इंग्लिश वेल लग गया यहाँ पर एडवर्ब मैनर, तो गलती कौन से वाले पार्ट में थी, इस वाले पार्ट में, इसी को आपने क्लिक करना था। ये हो गया 15 का 1। 16वें पर चल लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्या है अंडरलाइन वर्ड, अट्रैक्टेड। ऑप्शन देखो, रेकन, रिपल्स, रीआर्ग्यूड, रिकर्ड। ये हो गया इसका सही ऑप्शन, रिपल्स। रिपल्स का मतलब होता है टू पुश अवे समथिंग। रिपल्स का मतलब हो जाएगा टू पुश अवे समथिंग, और कुछ ऐसी चीज को आप पुश अवे करते हो जिसे आप पसंद नहीं करते। तो जिसे आप पसंद नहीं करते उस पर्सन को या उस चीज को आप पुश अवे कर देते हो, अपने से दूर धक्का दे देते हो, दूर भेज देते हो, ठीक है। तो पुश अवे समथिंग और समवन भी हो सकता है। रेकन का क्या मतलब होता है, रेकन का मतलब होता है टू थिंक और बिलीव। अच्छा वर्ड है, फिर से लिखा देता हूं। रेकन का मतलब हो गया टू थिंक और टू बिलीव। इस मीनिंग में ये इंट्रांजिटिव होता है। ये मेरे ख्याल से अभी पिछले किसी पेपर में भी आया था, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो। टू हैव और टू कंसीडर समथिंग, टू कंसीडर समथिंग, टू कंसीडर समथिंग
और टू हैव एन ओपिनियन, कोई ओपिनियन हैव करना, अपने दिमाग में कोई ओपिनियन रखना, या किसी चीज को कंसीडर करना। टू हैव एन ओपिनियन इस मीनिंग में ट्रांजिटिव होता है। इसके अलावा टू कैलकुलेट एन अमाउंट, टू कैलकुलेट एन अमाउंट इस मीनिंग में भी जो है ट्रांजिटिव हो जाता है। फिर एक वर्ड था हमारे पास री आर्ग्यू। री आर्ग्यू का मतलब होता है दोबारा आर्ग्यू करना। री आर्ग्यू का मतलब हो गया टू आर्ग्यू अगेन, आपने जो है किसी चीज को लेकर फिर से आर्ग्यू करना शुरू कर दिया, आप क्या कहेंगे, टू री आर्ग्यू। रिकर का मतलब होता है टू हैपन अगेन, टू हैपन किसी चीज का दोबारा से कई बार होना, टू हैपन अगेन एंड मैनी टाइम्स। ठीक है, 17वें क्वेश्चन पर चल लेते हैं। ये हो गया आपके सामने 16 और ये हो गया 17। ग्रामेटिकल एरर छाटनी है। क्या लिखा है, प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। ओके, प्लीज एक एडवर्ब के रूप में शुरू में लगा दिया, रिक्वेस्ट को कन्वे करने के लिए। ये है क्या, ये सेंटेंस है एक इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव क्लोज आपके सामने लिखी हुई है। एक्सप्लेन यानी कि मेन वर्ब आ गई, इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू हो जाते हैं। अब देखिए एक्सप्लेन वर्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो एक्सप्लेन वर्ड है ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। एक्सप्लेन वर्ब जब ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो वो ट्रांजिटिव होती है केवल थिंग्स के लिए या उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो थिंग को रिफर करते हो। पर्सन के लिए ये वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, किसी पर्सन के लिए ये इंट्रांजिटिव होती है। मतलब एक्सप्लेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई पर्सन नहीं हो सकता। आप किसी पर्सन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप किसी थिंग को, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी क्वेश्चन को, किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जिसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो पर्सन है, तो उस पर्सन के लिए ये इंट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्लेन के साथ आपको स्ट्रक्चर यूज करनी होती है, एक्सप्लेन ट्रांजिटिव होती है जब उसका ऑब्जेक्ट वो थिंग हो, वो पर्सन हो। मतलब वाट के रिप्लाई के लिए ट्रांजिटिव होती है। एक्सप्लेन वाट, क्या एक्सप्लेन किया, कोई थिंग, कोई इंफॉर्मेशन, कोई क्वेश्चन, कोई सिचुएशन या कोई घटना घटित हो गई, उसको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन एक्सप्लेन जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव हो जाती है किसी पर्सन के लिए। अगर कोई पर्सन है तो वो इंट्रांजिटिव है। तो इस पर्सन को इस वर्ब से जोड़ने के लिए हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। और टू प्रीपोजिशन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो पर्सन है ये इस एक्सप्लेनेशन का क्या है, रिसिपिएंट है। जो भी हमने एक्सप्लेन किया उस पर्सन ने क्या किया, रिसीव किया ना उस इंफॉर्मेशन को। तो रिसिपिएंट को जोड़ने के लिए हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो एक्सप्लेन टू समवन, एक्सप्लेन समथिंग, इस तरह के स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। एक्सप्लेन के साथ अगर कोई थिंग लिखी है जिसको एक्सप्लेन किया गया है तो वो ट्रांजिटिवली यूज करेंगे, एक्सप्लेन टू समवन। कोई पर्सन लिखा है तो हम टू प्रीपोजिशन लगा देंगे। और अगर दोनों लिखे हैं तो इस तरह से लिखने चाहिए, एक्सप्लेन समथिंग टू समवन। ठीक है, तो यहां पर यही गलती थी, टू प्रीपोजिशन ध्यान आना चाहिए था, ये वाला पार्ट गलत है। और फिर इसके बाद जो है हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क, ये हो गया इस एक्सप्लेन ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। हालांकि बाद में लग रहा है। अब क्यों लग रहा है बाद में, भाई एक्सप्लेन अगर ट्रांजिटिव वर्ब थी तो उसके बाद सीधे इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। भाई यही चीज तो एक्सप्लेन की गई, यही तो वो इन्फॉर्मेशन है। क्या एक्सप्लेन किया गया या क्या एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है, हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। ये पूरी जो सिचुएशन है, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, इसी को एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है। तो एक्सप्लेन ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पूरी की पूरी क्लोज है। इस क्लोज को मैं नॉन क्लोज कहूंगा। ये सारी बातें मैं अपने कॉमन एरर के सेक्शन में, अपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट के सेशन में बहुत डिटेल में समझाता हूँ। चूंकि अभी मैं एक क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करा रहा हूँ और ये क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने का हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आप इन क्वेश्चंस को पकड़ना सीखें, इन 2-3 महीनों को सही से यूटिलाइज कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर जो है मैं इतनी डिटेल में आपको नहीं समझा सकता, लेकिन यही क्लोज है जो उस एक्सप्लेन ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये बाद में क्यों लिखी गई, क्योंकि हमने टू बी को पहले लिख दिया।
फोर्थ ऑप्शन में गलती है। आगे चल लेते हैं 18वें पर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव अ परफेक्ट इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट। नहीं, देखिए परफेक्ट आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। ऐसा क्या इम्पैक्ट होता है जो जिसको हम परफेक्ट कह सकते हैं, जो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट पर, ऐसा हमारे ब्रेन डेवलपमेंट पर कोई ऐसा परफेक्ट इम्पैक्ट होता तो फिर तो हर पर्सन परफेक्ट ही होता। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए पूरा स्टेटमेंट यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। एवरी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव अ ब्लैंक दिया है इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्टिंग लर्निंग, हेल्थ, बिहेवियर एंड अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। मतलब जो चाइल्डहुड हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे दिमाग पर इफेक्ट डालते हैं, और वो इफेक्ट जो है किसी एक प्रकार का इफेक्ट होता है। यहाँ पर कोई एडजेक्टिव आएगा इस इम्पैक्ट को, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो कोई परफेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं डालते हैं, परफेक्ट तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड हो गया। प्रोफाउंड यहाँ पर सही होना चाहिए। कोई बेसिक इम्पैक्ट भी नहीं है कि कोई किसी विशेष प्रकार के बेसिक इम्पैक्ट की बात कर रहे हो। सुपरफिशियल मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंग का अपोजिट है। ठीक है, प्रोफाउंड का मीनिंग अगर मैं आपको समझा दूंगा ना, जिन स्टूडेंट्स को प्रोफाउंड का मीनिंग पता होगा उन्होंने अभी तक यहाँ पर प्रोफाउंड लगा भी दिया होगा। प्रोफाउंड का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाँ सर यही होना चाहिए। प्रोफाउंड एक एडजेक्टिव है, बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार ये आता है। प्रोफाउंड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड वेरी स्ट्रांगली। कोई भी ऐसा इफेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जिसको स्ट्रांगली फील किया गया हो, स्ट्रांगली एक्सपीरियंस किया गया हो, उसको आप प्रोफाउंड कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, या मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोफाउंड का मतलब हो गया वेरी एक्सट्रीम और इंटेंस। इंटेंस का मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटेंस इन इफेक्ट। क्वालिटी, जो क्वालिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और इमोशंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं प्रोफाउंड फीलिंग्स। ऐसी फीलिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। प्रोफाउंड का एक मीनिंग हो रहा है बड़ा सही सा, ये भी यूसेज में आता है। प्रोफाउंड का मतलब हो सकता है हैविंग और शोइंग डीप एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्रोफाउंड फिलोसफर। प्रोफाउंड फिलोसफर मतलब एक ऐसा फिलोसफर जो है चीज़ों की बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग रखता हो। प्रोफाउंड नॉलेज, प्रोफाउंड आंसर, प्रोफाउंड स्टेटमेंट, इस तरह से हम प्रोफाउंड को यूज़ कर सकते हैं। सुपरफिशियल का मतलब होता है प्रोफाउंड का उल्टा, जो गहरा ना हो, जिस बात में जिस चीज़ में गहराई ना हो। सुपरफिशियल का मतलब हो गया नॉट हैविंग डेप्थ, नॉट प्रोफाउंड। तो यहां पर एक ऐसे इम्पैक्ट की बात की जा रही है जो कि बहुत स्ट्रांगली जो है, इतनी स्ट्रांगली फील किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है कि उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आगे तक उसके जीवन में रहता है, उसके बिहेवियर पर, उसके हेल्थ पर, उसकी प्रोडक्टिविटी पर, उसके इनकम पर। तो यहाँ पर प्रोफाउंड होना चाहिए, एक वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। सुपरफिशियल का मतलब जो ऊपर सरफेस पे ही हो, गहराई में ना जाए। जैसे मैं लिख सकता हूँ सुपरफिशियल का एक मीनिंग एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट और ऑन सरफेस। जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर सुपरफिशियल डैमेज। तो सुपरफिशियल डैमेज एक ऐसा डैमेज हो गया जो कि ऊपर की सतह पर है, अंदर कोई गहराई में कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, ऊपर से थोड़ी बहुत टूट फूट हो गई, 100-200 रुपये ले जाओ सही करा लेना, ये हो गया सुपरफिशियल डैमेज।
19वें पर बात कर लेते हैं। फ्रेजाइल का सिनोनियम बताना है। फ्रेजाइल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ easily broken, capable of being easily broken। या फ्रेजाइल का मतलब हो सकता है फिजिकली और मेंटली वीक, फिजिकली और मेंटली वीक। कोई ऐसा पर्सन जो फिजिकली या मेंटली वीक हो उसको आप फ्रेजाइल कह सकते हैं। ब्रिटल इसका सही सिनोनिम हो गया, स्टडी भी नहीं है, अनकैम्प्ड भी नहीं है, इंटेंस भी नहीं है। ब्रिटल का मतलब होता है इजी टू ब्रेक, इजी टू ब्रेक, जो कि आसानी से तोड़ दो। स्टडी का मतलब होता है फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकली, या जो सॉलिड हो एकदम, या जो थिक हो एकदम, मोटा सा तगड़ा सा हो, ना टूटे फूटे। भाई जब फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ने में मुश्किल होगी। तो एक मीनिंग इसका ये भी हो सकता है नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग इजिली ब्रोकन, यानी कि ये फ्रेजाइल का और ब्रिटल का डायरेक्ट एंटोनियम हो गया। अगर एंटोनियम पूछते तो मैं ये लगा देता। अनकैम्प्ड, अनकैम्प्ड का मीनिंग समझाने के लिए मैंने आपको एक विचित्र सी इमेज दिखा देनी है। अनकैम्प्ड का मतलब होता है नॉट कोम्ड, जिनको कंघा ना किया गया हो, या जो जिनको ऑर्डर में ना लिया गया हो। ये देख रहे हो इसके बाल, इसके बाल देख रहे हो, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कब से इनको कंघा नहीं किया गया है, कॉम्ब नहीं किया गया है, ये ऑर्डर में नहीं है। तो अनकैम्प्ड का मतलब होता है नॉट कॉम्ड या अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब नॉट इन ऑर्डर, उस अरेंजमेंट में ना हो, उस सही ऑर्डर में ना हो जिस ऑर्डर में उन्हें होना चाहिए। तो अनकैम्प्ड तो यहाँ से कहीं तक होना ही नहीं था। इंटेंस का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया है। इंटेंस का मतलब होता है वेरी एक्सट्रीम और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इन स्ट्रेंथ, इमोशन और इन्फ्लुएंस, ठीक है। इस तरह से जो है इंटेंस जो है एक से ज़्यादा कंटेक्स्ट में यूज किया जा सकता है वेरी स्ट्रॉन्ग या वेरी एक्सट्रीम के मीनिंग को रिफर करने के लिए। प्रोफाउंड और इंटेंस एक दूसरे के सिनोनियम ही होते हैं। 20वें पर बात कर लेते हैं, ठीक है। एडमायर के एंटोनियम को आपसे पूछा है, ही वॉज एडमायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स। एडमायर का क्या मतलब होता है? एडमायर का मतलब होता है टू से दैट समथिंग इज गुड। अगर आप एडमायर करते हैं किसी को तो आप क्या कहते हैं? बढ़िया है। एडमायर का सबसे पहला मीनिंग मैं लिखूंगा टू से दैट। ये बहुत बढ़िया शब्द है, इसीलिए मैं इनके एक एक दो दो तीन तीन मीनिंग लिखवा देता हूँ। पता नहीं कौन से कंटेक्स्ट में आपके दिमाग से कौन सा मीनिंग चिपक जाए और कहाँ पर कौन सा वाला काम आ जाए। होते सब एक दूसरे के सिमिलर ही हैं, एक जैसे ही होते हैं। टू से दैट समथिंग इज गुड, समथिंग इज गुड, या एक तरीके से टू अप्रिशिएट समथिंग। ओके, देखो एक देखने में समझने में एक ही जैसे मीनिंग लिखवाऊंगा लेकिन अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके। या आप कह सकते हैं एडमायर का मतलब टू रेस्पेक्ट या टू फील रेस्पेक्ट, टू फील रेस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग, फॉर समवन और समथिंग बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी और अचीवमेंट। किसी ने कुछ अचीव कर लिया या किसी चीज की क्वालिटी बहुत बढ़िया है तो आप उसके लिए जो रिस्पेक्ट फील करते हैं, तो आपका उसके लिए रिस्पेक्ट फील करना मतलब उसको एडमायर करना। अच्छा है, बढ़िया है, एडमायर करना। या एडमायर का मतलब हो सकता है, तीसरा मीनिंग मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, टू अप्रूव ऑफ समथिंग, टू अप्रूव ऑफ समवन और समथिंग। ये सारे के सारे जो है, इन सारे के सारे मीनिंग को करते हुए एडमायर को यूज किया जा सकता है। तो एडमायर के अगर सिनोनियम पर बात करें तो क्या हो जाएगा? डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है
टू फील अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समवन और समथिंग। समवन और समथिंग, भाई एडमायर में आप क्या कर रहे हो, किसी के लिए आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, उसकी क्वालिटी को अप्रिशिएट कर रहे हो, ये कह रहे हो ये तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब आप उसे लाइक कर रहे हो। डिस्पाइज में आप उसके लिए डिसलाइक फील कर रहे हो, अरे यार ये तो बेकार है, ठीक है। तो डिस्पाइज इसका एंटोनियम हो गया। कन्फेस, अप्रिशिएटेड तो इसका सिनोनियम ही हो गया, इसके एडमायर के मीनिंग में ही अप्रिशिएट लिखवाया मैंने। कन्फेस का मतलब होता है टू एडमिट दैट यू हैव समथिंग, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, आपने कुछ गलत कर दिया, ये एडमिट कर लेना मतलब कन्फेस करना। टू एडमिट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। सक्सीड का मतलब आपको पता है। तो ये हो जाना था आपका 20वें का पहला क्वेश्चन, 20वें का पहला ऑप्शन। ये दिया है कॉम्प्रिहेंशन। देखिए कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए पहले भी और अंत में भी एक ही बात कहूँगा, आज ही किताब उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो। 15-20 मिनट भी पढ़ोगे, आधे घंटे भी पढ़ोगे, बहुत हेल्प करेगी। कॉम्प्रिहेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो, इनको करने के लिए आपकी रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की आवश्यकता होती है। क्या लिखा हुआ है पैसेज आपके सामने? इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। यहाँ से जो है आपका ये शुरू होता है। ये जो है टाइपिंग वालों ने हमारे ठीक से ध्यान नहीं दिया और इसको कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा बता दिया। यहाँ से जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन इसके बाद से स्टार्ट होता है, यहाँ से, ठीक है। फिंगरप्रिंटिंग इज द वन ऑफ द मेथड्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट यूजिंग द इम्प्रेशन आइडेंटिफिकेशन। सेटिस्फैक्शन का मेथड है क्या? फिंगरप्रिंट क्यों लिए जाते हैं? फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो फिंगरप्रिंट इन्वॉल्वमेंट के लिए नहीं लिए जाते, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नहीं। देखिए डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है टू शो समथिंग क्लियरली, टू शो समथिंग या टू मेक समथिंग क्लियर बाय यूजिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स या एविडेंस का इस्तेमाल कर किसी चीज़ को लोगों के सामने क्लियर कर देना, मतलब डेमोन्स्ट्रेट कर देना। तो किसी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए फिंगरप्रिंट नहीं ले आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं और फिर इसको दुनिया को दिखाया जाएगा, देखो कितने अच्छे फिंगरप्रिंट्स हैं इनके, नहीं। आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट्स ले आते हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये जो फिंगरप्रिंट है ये मेथड है किसका? आइडेंटिफिकेशन का, आइडेंटिफिकेशन का। यहाँ पर सही वर्ड होगा आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद आगे क्या है? यूजिंग द, ठीक है, कुछ और इन्फॉर्मेशन आई है, इसको समझ लेते हैं। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय द माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत स्मॉल चीज़ों को माइन्यूट कहा जाता है। रिज, रिज का मतलब होता है किसी सरफेस पर उभरा हुआ भाग, किसी सरफेस पर जो उभरी हुई लेयर होती है उसको रिज कहा जाता है। तो क्या कहा जा रहा है? यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय द माइन्यूट रिज फॉर्मेशन और पैटर्न्स फाउंड ऑन द फिंगरप्रिंट्स। हमारी फिंगरप्रिंट्स पर जो उभरी हुई पैटर्न होते हैं, जो उभरी हुई फॉर्मेशन होती है, उन्हीं को रिज कहा जाता है, ठीक है। ये आपके सामने दी गई है उस रिज फॉर्मेशन की इमेज। आपकी उंगलियों पर ये जो लेयर है, ये जो उठी हुई लेयर है, इन्हीं को रिज कहा जाता है, रिज फॉर्मेशन। ठीक है। और पैटर्न्स फाउंड ऑन द फिंगरप्रिंट्स। नो टू पर्सन्स हैव एग्जैक्टली द सेम अरेंजमेंट। अरे यार ये किस तरह से दिए हैं? ये दूसरा यहाँ पर है, यहाँ से हटा दो। तो क्या लिखा है? नो टू पर्सन्स हैव एग्जैक्टली द सेम अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, मैनेजमेंट, सेटलमेंट। अरेंजमेंट, ये कहा जा रहा है कि ये जो फिंगरप्रिंट्स में जो रिज फॉर्मेशन है, ये जो पैटर्न्स हैं, ये अरेंजमेंट सबका सेम नहीं होता। बिल्कुल सही है। तो अरेंजमेंट की बात होगी, स्टेटमेंट की तो यहाँ पर कोई कहीं से कहीं तक कोई सेंस ही नहीं है। कोई इनको मैनेज भी नहीं करना है, जो मैनेजमेंट, ऐसा भी नहीं है कहीं से आकर सेटल हो गए हो।
सेटलमेंट की बात करें, कोई पर्सन आकर यहाँ पर सेटल हो गया तो उसका सेटलमेंट होता है। ये तो बचपन से होती है, ये तो जन्मजात है। नो टू पर्सन्स हैव एग्जैक्टली द सेम अरेंजमेंट ऑफ रिज पैटर्न्स, दे रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इनको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सबकी अलग अलग होती हैं और ये जो है थ्रू आउट लाइफ अनचेंज रहती हैं। फिंगरप्रिंट्स में बी classified and filled on the basis of the ridge patterns, setting up an identification system that is almost, क्या कहा जा रहा है आपसे, fingerprints may be classified and filled on the basis of the ridge patterns, setting up an identification that is almost risky, unreliable, infallible, fallible। देखिए रिस्की तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, अनरिलायबल भी, अनरिलायबल बना है रिलायबल से और रिलायबल बना है रिलाई से। रिलाई का मतलब होता है टू ट्रस्ट समवन, रिलायबल का मतलब हो गया नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रस्टेड, कुछ ऐसा जिस पर ट्रस्ट ना किया जा सके, ये हो गया अनरिलायबल। तो अनरिलायबल वो जिस पर ट्रस्ट ना किया जा सके। तो फिंगरप्रिंट पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता क्या? भाई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता तो उन्हें लेते ही क्यों है, हर जगह तो हमें फिंगरप्रिंट देने पड़ रहे हैं। वो कुछ ऐसे हैं जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया, मतलब मीनिंग के अगेंस्ट हो गया। इनफॉलिबल और फॉलिबल, देखिए फॉलिबल कुछ ऐसा जो कि गलत हो सके या गलती कर सके। फॉलिबल और इनफॉलिबल के मीनिंग अगर मैं आपको लिखवाने की कोशिश करूं, फॉलिबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग रॉन्ग या कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, कैपेबल ऑफ बीइंग रॉन्ग और मेकिंग मिस्टेक, जो गलतियां कर सकता हो या जो गलत हो सकता हो उसको कहते हैं उसको कहते हैं फॉलिबल। जो गलतियां ना कर सकता हो या जिससे गलतियां ना होती हो या जो खुद गलत ना हो सकता हो उसको कहते हैं इनफॉलिबल। इसका उल्टा हो गया, इसी में नोट लगा दो, बस इसी इंफॉर्मेशन में नोट लगा दो, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रॉन्ग और मेकिंग मिस्टेक। तो फिंगरप्रिंट्स क्या है, ऑलमोस्ट इनफॉलिबल है, ऐसे हैं कि ऑलमोस्ट ये गलत नहीं होंगे, यही तो कहा जा रहा है। ये हो गया आपका 23, इसका आना था दूसरा ऑप्शन। 24 पर चल लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, टुडे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यूज कंप्यूटर टू मैन्युअली रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट्स। देखिए कंप्यूटर्स का यूज करती हैं तो डिजिटली रिकॉर्ड करती हैं, मैन्युअली का मतलब हो गया यूजिंग हैंड, जिसमें कुछ मैन का इंटरफेरेंस हो, जिसमें कुछ मैन की इन्वॉल्वमेंट हो। अगर कंप्यूटर का यूज करती है फिंगरप्रिंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए तो डिजिटल वर्ड को यूज करना चाहिए, फिजिकली नहीं। मेंटली तो बिल्कुल ही अपसर्ड वर्ड हो गया, तो यहां पर हो जाएगा टू डिजिटली रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट्स एंड टू ट्रांसमिट दैम इलेक्ट्रॉनिकली टू अदर एजेंसीज। इलेक्ट्रॉनिकली उनको, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से उनको ट्रांसमिट भी कर देती हैं, दूसरी जगह को भेज देती हैं फॉर कंपेरिजन्स। आगे क्या लिखा हुआ है, बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ द क्रिमिनल्स विद द रिकॉर्डेड फिंगरप्रिंट्स, जो क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट्स हैं उनको रिकॉर्डेड फिंगरप्रिंट से कंपेयर करके, इस तरह का मीनिंग कन्वे किया जा रहा है। ऑफिशियल्स कैन एस्टैब्लिश, ब्लैंक दिया है, प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस और आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। ठीक है, प्रूफ हो गया नाउन, यहाँ पर आना है कोई एडजेक्टिव। एब्सोल्यूट, डाउट, अनकन्फर्म्ड, प्रोविजनल। देखिए डाउट जो वर्ड है या तो वर्ब होगी या नाउन होगी, तो सिंटैक्स के हिसाब से भी ये गलत है, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी गलत है और मीनिंगफुल भी नहीं है। डाउट प्रूफ कुछ नहीं होता है, अनकन्फर्म प्रूफ नहीं भी होगा, अनकन्फर्म्ड प्रूफ भी नहीं होगा, ये भी आउट ऑफ मीनिंग हो रहा है। प्रोविजनल का भी कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट, जिस एब्सोल्यूट किसी ऐसी चीज को कहा जा सकता है जो कि कंप्लीट हो, जो कि किसी दूसरी चीज पर डिपेंड ना करे, जो कि बिना किसी लिमिटेशन के हो। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रूफ मतलब दूसरे क्रिमिनल्स की फिंगरप्रिंट से कंपेयर करके ऑफिशियल जो है एब्सोल्यूट प्रूफ को एस्टेब्लिश कर देते हैं कि हाँ इसी पर्सन ने जो है ये क्या है, इसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं। एब्सोल्यूट प्रूफ मतलब कंप्लीट या परफेक्ट प्रूफ। तो ये हो गया 25 का फर्स्ट।
रीडिंग स्किल्स को अपनी इम्प्रूव कीजिए और सेंटेंस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करिए। शुरू में हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान चीज़ें हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।